हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए स्टार्ट करते हैं टीसीएस के बायबैक से। टीसीएस का बायबैक की रिकॉर्ड डेट नवंबर 25 है। रिकॉर्ड डेट मीन्स कि जिस भी मेंबर का नाम उस दिन होगा, उस दैट पर्सन ओनली विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास शेयर्स हैं और उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख से कम होती है। तो इसमें अगर आपके पास 2 लाख रुपए से कम की वैल्यू के शेयर्स हैं उस दिन पे, तो आप स्मॉल शेयर होल्डर बनेंगे। सपोज़ करिए उस दिन प्राइस थी ₹3500 होती है, तो 57 रफली शेयर्स से अगर कम है, तो आप स्मॉल शेयर होल्डर बनेंगे। अगर अब ज़्यादा हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज़ इक्विवेलेंट टू प्रमोटर एंड एज़ एन इंस्टीट्यूशन और एचएनआई दैट कैटेगरी। इसका बेनिफिट क्या है? इसका मेजर बेनिफिट जो मिलता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक 15% रिजर्व्ड होता है। मीन्स कि उनको जब वो अपने 57 शेयर्स अप्लाई करेंगे बायबैक के लिए, तो उन्हें ज़्यादा परसेंटेज उनके चांसेस होते हैं कि उनके ज़्यादा शेयर्स बायबैक कंप्लीट करती है। रादर देन कि अगर आप 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की कैटेगरी में आते हैं, उनके पास जो परसेंटेज एक्सेप्टेंस रेशियो होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये है एक्सेप्ट इसके हिसाब से आपको ये देखना चाहिए कि या तो आपके पास एक्सेस शेयर्स हैं, तो आप उसे सेल कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मेरे मल्टीपल अगर अकाउंट्स में, जैसे कि मेरे पास अगर 3-4 डीमैट्स अकाउंट हैं, तो मेरे सब में टोटल मेरे सारे जो टीसीएस के शेयर्स हैं, वो सब में वो टोटल करेंगे और फिर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो उन सब में टोटल करके जो मार्केट वैल्यू है, अगर सपोज़ 57 से कम आती है, जैसे मैंने पहले एग्ज़ाम्पल में बताया, 57 से कम आएगी तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूँगा। अगर ज़्यादा आएगी तो आई विल बी ट्रीटेड एज़ पार विद द लार्ज बिग शेयर होल्डर। तो और ये पैन बेस्ड होती है। तो लाइक आई हैव अ वन पैन, तो उस मेरे जितने भी डीमैट होंगे उन सब में वो पैन बेस यूज़ करेंगे और उसमें से देन दे विल अराइव एट द वैल्यू। अगर मेरी टोटल वैल्यू उसमें 2 लाख से ज़्यादा है, तो एज़ आई टोल्ड यू कि ये मैं लार्ज शेयर होल्डर बनूँगा। तो इसमें आपको ये देखना है और एक चीज़ और देखनी है आपको कि अगर सपोज़ करिए कि आपने ये शेयर लेते हैं और बाय द वे ये बायबैक का प्राइस है 4150 और राइट नाउ ये प्राइस है 3500 500 के रफली शेयर है। और सपोज़ कर लीजिए आप ये बोलते हैं कि नहीं भई मैं तो 3500 के 57 के शेयर आज लेता हूँ और फिर मैं उसको बेच दूँगा। आई विल सेल इट और जब बायबैक होगा तो अभी मैं बेच दूँगा तो मेरे को 600-700 का प्रॉफ़िट मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है बिकॉज़ एवरीवन विल स्टार्ट थिंकिंग ऑल द स्मॉल शेयर होल्डर्स विल स्टार्ट थिंकिंग इन द सेम फैशन। एट द एंड में क्या होगा कि सारे के सारे और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे विल अप्लाई फॉर द बायबैक, लेकिन कंपनी सारे शेयर होल्डर्स सारे शेयर बायबैक नहीं कर सकती। वो वैसे भी 4.10 करोड़ ही शेयर बायबैक कर रही है। तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो होती है कि जितने आपने शेयर दिए हैं और कितने कंपनी एक्सेप्ट करती है, सिर्फ कंपनी उतने ही बायबैक करती है। तो इन केस अगर कोई ऐसे बाय करता है, ही और शी हैज़ टू एन्श्योर दैट कि हो सकता है कि उसको कुछ शेयर्स रिटेन करने पड़ेंगे और आगे लेके चलना पड़ेगा। तो दैट वाज़ ऑन द बायबैक। सो मैं इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बायबैक ये 25th का है, मैं उससे पहले ही आपको इसके प्राइसिंग के बारे में कि रिकॉर्ड डेट पे क्या प्राइसिंग हो रहा है, तो कितने शेयर्स है रखने चाहिए एंड ऑल दैट आई विल जस्ट मैं ये भी अपडेट करते रहूँगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक IREDA और टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आ रहा है। आप प्लीज़ देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल से मैं काफ़ी डिटेल एनालिसिस करूँगा और साथ ही मैं अपना चौथा स्मॉल कैप रेनबो चाइल्ड केयर का भी एनालिसिस करूँगा। दैट आल्सो यू प्लीज़ रीड। अच्छा, अब बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में। उसका प्राइस डिटरमाइंड हो चुका है। वो 475 से 500 के बीच में होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका ग्रे मार्केट होती है जो अनलिस्टेड शेयर्स की मतलब बाहर की मार्केट है जहाँ पे प्लस माइनस हो रहा होता है बट दैट इज़ नॉट रेगुलेटेड। तो उस मार्केट के अंदर क्या हो रहा था कि इसका प्राइस 900 तक भी हो चुका था।
तो फ्रेंड्स लाइक लेकिन फ्रेंड्स इसलिए हम हमें हमेशा ही सही तरीके से शेयर्स लेने चाहिए रादर देन कि अनलिस्टेड प्राइस में हम एक ये सट्टा लगा के लें, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। यहाँ पे पढ़ेंगे फाइनेंशियल्स और फिर समझेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि व्हाट शुड बी द प्राइस एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स अ गुड आई व्यू। So, just go through the right channels. That is what I want to tell you. And now I'll just come to the US and China. US and China के दोनों प्रेसिडेंट बाइडेन एंड जिनपिंग दोनों मिले थे and they had a conversation on डिफेंस स्टॉक्स एंड पर्सनल उन्होंने कुछ ट्रेड्स के बारे में तो इतना बताया नहीं है, ना ही कुछ मार्केट में से न्यूज़ आई है। बट हाँ, एक चीज़ ये हुई है कि उनके में एक केमिकल होता है जिसका नाम था फेनेटिल। फेनेटिल क्या होता है? ये केमिकल इंडस्ट्री जो चाइना की है वो यूज़ करती है, उससे वो केमिकल्स बनाती है। बट यही फेनेंटिल जो केमिकल है ये ड्रग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये यूएस में कंज़्यूम होता है ड्रग्स की इसमें फॉर्म पे और उसमें लाइक यूएस में एवरी डे बेसिस पे 150 लाइव्स 150 पीपल आर डाइंग। तो यूएस चाहता है कि जो पूरी सप्लाई चेन होती है इसकी, वो चाइना कंट्रोल करे और फेनेंटिल को किसी भी तरह से आने से रोके। और चाइना चाहता है कि लाइक जो उसपे सैंक्शंस लगे थे उसकी मिलिट्री के ऊपर जो यूएस ने लगाए थे, वो उसको ना लगाए और वो उसको रिलीज़ करे। जो भी सैंक्शंस हैं उसको लिफ्ट करे। तो सो फार लाइक ट्रेड की तो कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो देयर इज़ नथिंग मच टू ऐड फॉर दैट मीटिंग। So people were expecting a lot from because US and China they are meeting first time in the year. और उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ और यूएस का डेटा आया है, यूएस का इवन होलसेल इन्फ्लेशन डेटा बहुत अच्छा आया है, वो भी काफ़ी कम आया है। इट क्लियरली शोज़ नाउ कि अब रेट्स श ना बहुत मेजॉरिटी है कि रेट्स अब नहीं बढ़ेंगे, रेट्स पॉज़ करेंगे और उसके बाद कम आएँगे, व्हिच विल बी वेरी गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट। बिकॉज़ आपके इवन जो ऑटो स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स बढ़ेंगे। ख़ास तौर से मुझे ये भी लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब रेट हाइक नहीं होगा, तो आईटी स्टॉक्स जो डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स थे, वो काफ़ी कम हो चुके हैं और लेकिन अब सिंस उनकी वैल्यूएशन काफ़ी चीप है, तो आईटी स्टॉक्स भी काफ़ी बढ़ सकते हैं। हालाँकि ये इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट व्यू अगर आप 1-2 महीना पहले पूछते तो। So, IT sector can perform good also because of this news. आपने ये भी देखा होगा कि क्रूड ऑयल अब काफ़ी गिर चुका है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि उनकी सप्लाई तो बढ़ रही है, लेकिन उनके जो प्रोडक्शन है जैसे जो प्रोडक्शन यूएस में क्या हो रहा है कि जैसे क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन जो कंज़्यूम कर रहे हैं, वो लोग जो यूएस में, वो उतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी उतना कंज़्यूम नहीं कर पा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि यूएस की जो क्रूड ऑयल की जो इन्वेंटरी है, वो बढ़ती जा रही है और वो इन्वेंटरी एक एक ये रीज़न है ये बढ़ने का भी और दूसरा इवन चाइना में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी थोड़ी-सी डल है। उसके कारण भी दे आर आल्सो नॉट कंज्यूमिंग ऑन द सेम पेस इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस सिंस डिमांड इसमें लैगिंग है, इसलिए वो थोड़े कम हो रहे हैं। एंड आई थिंक इफ दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया बिकॉज़ वी आर द मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रूड। यहाँ से हम बात करते हैं आज आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया था। उनके 2 प्रोडक्ट हैं, इंस्टा है और एक ई-कॉम करके एक प्रोडक्ट है। इंस्टा ईएमआई और ई-कॉम करके प्रोडक्ट है, जिसमें कि वो लोग 2 लाख रुपीज़ तक का लोन देते हैं। अब 2 लाख रुपीज़ तक का लोन देते हैं ईएमआई बेसिस बेसिस पे। लेकिन आरबीआई का क्या कहना है कि आपने जो फैक्ट स्टेटमेंट होती है, की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होती है दोस्तों? कि वहाँ पे आप सच से हर एक चीज़ बताते हैं कि जॉइनिंग फीस क्या है, मेंबरशिप फीस क्या है, इंटरेस्ट रेट, आपका पीरियड क्या है कैलकुलेशन करने का। आप उन्हें एग्ज़ाम्पल बताते हैं कस्टमर को बिल्कुल सिंपल 1 2 पेज का होता है, जिसको कस्टमर देख के समझ आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं और यहाँ मुझे पेमेंट करनी है एंड उसको हर एक चार्ज जो भी बैंक लगाएगा, चाहे लेट फीस हो, चाहे ओवर लिमिट फीस हो, वो उसे बिल्कुल क्लियरली पता चल जाती है उसको पढ़ के। उसमें आरबीआई ने बोला है कि आप सारी डिटेल्स नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न वी आर बैनिंग यू फ्रॉम राइट अवे दैट यू कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट्स। तो दो बजाज फाइनेंस इज़ लुकिंग इंटो दैट
बट वन थिंग इज़ देयर, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। पहले एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ था कि जब उनकी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि डिजिटल बैंकिंग में, कि जहाँ पे तो उनको न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करने दिए थे। जब उनकी साइट्स में, सिस्टम्स में वो हिकअप्स होते थे। और एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अभी ऐसा हुआ था। तो आरबीआई इज़ टेकिंग केयर ऑफ द कस्टमर एंड आरबीआई इज़ एन्श्योरिंग कि आप कि कस्टमर को सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए एंड उसको इट्स एक्चुअली गुड फॉर द कंज्यूमर। तो आरबीआई ने बैन लगाया था, बट यू आई थिंक वन्स दे विल डू, वन्स वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, देन आई थिंक द आरबीआई मे लिफ्ट द बैन। दैट दैट विल बी देयर। दुबई एयर शो में एचएएल का भी एचएएल को काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई मिसाइल सिस्टम हैं, एल-टेरेक करके, और वो यूएई का मिसाइल सिस्टम है, तो वो उनकी पार्टनरशिप हुई है। तो दैट इज़ अ गुड रिस्पॉन्स कि लाइक आवर प्रोडक्ट तेजस इज़ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे हैव गॉट अ गुड प्लेटफॉर्म टू शो। इवन उनको एयरबस से भी ऑर्डर मिला है कि जहाँ पे वो मेंटेन करेंगे और कोई रिपेयर है ओवरहॉल करेंगे इंडिया में। तो एक वो भी है, एक उनको हेलीकॉप्टर का भी अभी ऑर्डर मिला था, सहारान से हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर मिला था। तो दैट्स अ गुड थिंग कि एचएएल के पास काफ़ी एक अच्छे पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं एंड आई थिंक माइट बी, दिस इज़ माय ओपिनियन कि स्टॉक मार्केट आल्सो नोज़ अबाउट इट। थैंक यू।